अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो जो कि लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 था, उसमें हमने काइंड्स या फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किए थे, उनका शॉर्ट इंट्रो लिया था। आज हम इन डिटेल सारी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्रिएशन। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू क्रिएशन में हमारे पास जो सबसे पहली कैटेगरी आती है, इसे हमने नाम दिया है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि या तो लिखकर किए गए हैं या तो बोलकर किए गए हैं, यानी कि या तो ओरली किए गए हैं या फिर इन रिटर्न किए गए हैं। वो तमाम एग्रीमेंट जो कि इन रिटर्न किए गए हैं या फिर ओरली किए गए हैं, वर्बली किए गए हैं, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। आप ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं और इन रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन इन रिटर्न जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना आसान हो जाता है। इसी वजह से इन रिटर्न अगर कॉन्ट्रैक्ट किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लैंड या फिर हाउस, इनकी खरीदो फरोख्त के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो इन रिटर्न ही किए जाते हैं, ओरली इन कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया जाता। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स का इन रिटर्न होना ज़रूरी है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स स्पोकन और रिटन। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि या तो बोलकर किया गया है या फिर लिखकर किया गया है। When such a contract is formed, जब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए जो कि या तो लिखकर किया गया है या तो बोलकर किया गया है, there is no difficulty in understanding the rights and obligations of the parties। तो फिर हमें समझने में पार्टीज की जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशन और राइट्स कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती, क्योंकि जब हम लिख कर करेंगे तो हमें हर चीज़ वाजे हो जाएगी, या बोल कर करेंगे तब भी हर चीज़ वाजे होगी। इन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट the parties directly state the terms of contract। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज अपनी जो भी शराइत होती हैं, टर्म्स होती हैं, उन्हें वाजे कर देती हैं, या तो बोलकर या तो लिखकर उन टर्म्स को, उन शराइत को जाहिर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल हमने इसकी ली, ए टेल्स ऑन टेलीफोन टू बी। ए ने टेलीफोन पर बी को बताया दैट ही वांट्स टू सेल हिज कार, कि ए जो है वो बी को कार बेचना चाहता है। एंड बी इन्फॉर्म्स ए दैट ही एग्रीज टू बाय द कार, और बी ने भी उसे कंफर्म कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि सही है, मैं आपकी कार खरीदने के लिए तैयार हूँ। यानी ए ने वर्बली टेलीफोन पर बी को ये इतला दी या ये कहा कि मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूँ, और बी ने भी उसे इन्फॉर्म कर दिया ए को कि सही है, मैं आपकी कार खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, ये वर्बली किया गया है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी होती है उनके कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न होते हैं। इन रिटर्न दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स भी किया जा सकते हैं, लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स तो इन रिटर्न होना लाजमी है और लीगल फॉर्मेलिटीज का पूरा होना लाजमी है। सेकंड, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ना ही बोलकर किया गया, ना ही वर्बली किया गया, ना ही रिटर्न किया गया, यानी ना ही लिखकर किया गया, ना ही बोलकर किया गया। फिर किस तरह हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज की कंडक्ट या फिर उनके एक्शन से वजूद में आया। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको क्या क्या दी थी। फॉर एग्जांपल, मैं एक शॉप पर जाता हूँ और उस शॉप पर फ्रंट पर ही मैगी के पैकेट्स रखे हुए हैं। मैंने वहाँ से एक मैगी का पैकेट उठाया और उसके काउंटर पर उसकी कीमत रख दी। तो अब ये नाम, अब इसमें कम्युनिकेशन शामिल नहीं है, शॉपकीपर और मेरे दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, जबकि मेरे एक्शन से और मेरे पैसे देने से और वो मैगी का पैकेट उठाने से ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी तरह से
रेलवे स्टेशन पर कुली ने हमारा सामान उठा लिया, अब हमने उसे मना नहीं किया और उस कुली ने वो सामान हमारा डेस्टिनेशन तक छोड़ा, अब हमें उसके बदले, उसकी सर्विस के बदले उसे एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। चले आए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। An implied contract is made otherwise than by words spoken or written. Implied contract ना ही लिखकर किया जाता है, ना ही बोलकर वर्बली किया जाता है। It arises from acts or conduct of parties. ये किस तरह से होता है? ये तो पार्टीज की या तो कंडक्ट या फिर एक्शन से होता है। एंड कोर्स ऑफ डीलिंग्स और सर्कमस्टांसेस। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने इसमें ली, ए वेंट इनटू अ हेयर सैलून फॉर यूजुअल कटिंग। ए जो है वो एक हेयर सैलून में जाते हैं अपनी मामूल की कटिंग करवाने। जैसा कि हम हेयर सैलून्स में जाते हैं और हमारी जान पहचान हो जाती है, हम सिर्फ वहाँ पर जाकर बैठते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और फिर अपनी बारी आने पर सीट पर जाके बैठ जाते हैं और वो बंदा भी हमें वहाँ पर जानता है जो सर्विस प्रोवाइडर है। फिर वो जिस तरह से भी हमें कटिंग करवानी होती है वो ऑलरेडी जानता है, तो हमें उससे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। वो हमारी कटिंग जो भी यूजुअली करता हैगा वो हमारी कटिंग करता है और उसको हम उसकी पेमेंट करते हैं और वापसी आ जाते हैं। तो हम उसको ये नहीं बताते कि किस तरह की कटिंग करें, क्योंकि हम उसके रेगुलर कस्टमर होते हैं। तो वो तो वो जानता है कि कौन सी कटिंग, किस तरह की कटिंग हमें, किस तरह की सर्विस चाहिए। तो इसीलिए इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ भी देखें तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं हुई, बल्कि एक बंदा ए जो है वो एक हेयर सैलून में गया जो कि उसी जगह से कटिंग करवाता था, उसी हेयर और सैलून से कटिंग करवाता था और वो जाकर सीट पर बैठा। पर अब ए को जो है, एंड ए विल पे फॉर दी सर्विस रेंडर्ड, जो उसे सर्विस मिली, जो उसने कटिंग करवाई, अब उस कटिंग के उसको पैसे अदा करने हैं। तो ये भी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पार्टीज की कंडक्ट से हुआ, एक्शन से हुआ। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2, एम आ शू शाइनर। एम जो है वो एक शूज पॉलिश करने वाला शूज शाइनर है। स्टार्ट्स पॉलिशिंग दी शूज ऑफ डब्ल्यू। शुरू कर देता है डब्ल्यू, एक बंदा है, उसके शूज पॉलिश करना। इन हिज प्रेजेंस, यानी डब्ल्यू जो है वहां पर मौजूद है जब उसके शूज पॉलिश करने लगा एम। एंड डब्ल्यू अलाउज हिम टू डू सो, और डब्ल्यू ने उसे मना नहीं करा शूज पॉलिश करने से, अलाउ कर दिया कि चलो भाई शूज पॉलिश कर दो। इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये भी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसमें भी कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है। एम ने पहले ऑफर नहीं दी डब्ल्यू को कि भाई क्या आप अब मुझसे अपने शूज पॉलिश करवाना चाहते हैं और मैं इस सर्विस के बदले इतने पैसे चार्ज करूंगा। कोई ऑफर नहीं दी गई, ना ही डब्ल्यू ने ये ऑफर एक्सेप्ट की, जबकि पार्टी इसकी कंडक्ट से हुआ। एम जो बंदा है वो शूज पॉलिश करने वाला है, उसने डब्ल्यू के शूज पॉलिश करना शुरू कर दिए और डब्ल्यू ने मना नहीं करा, अलाउ कर दिया कि चलो कर लो। तो अब डब्ल्यू को इस सर्विस के बदले एम को पेमेंट अदा करनी होगी, पैसे पे करना होंगे। तो ये भी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 3, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पार्टीज की मर्जी से नहीं हुआ, बल्कि लॉ ने इसे क्रिएट कर दिया। इसमें जो ऑब्लिगेशंस हैं वो लॉ ने नाफिज कर दी पार्टीज पर। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताई थी कि फॉर एग्जाम्पल किसी की सोने की रिंग गुम हो जाती है और वो किसी एक दूसरे बंदे को मिल जाती है। तो जिस बंदे को वो सोने की रिंग मिली, लॉ ने एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया उसके दरमियान और उस रिंग के रियल ऑनर के दरमियान कि अब वो जिसे रिंग मिली है वो बंदा वो रिंग उसके रियल ऑनर तक पहुंचाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसे कहेंगे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, और ये लॉ ने क्रिएट कर दिया। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन इसमें जो ऑब्लिगेशंस होती हैं पार्टीज की वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होती हैं। यानी कि लॉ जो क्रिएट कर देता है ऑब्लिगेशंस पार्टी के लिए वो एक कानून की हैसियत ही रखती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बराबर ही समझा जाता है। इन कॉसी कॉन्ट्रैक्ट
The law impose creation obligations under some special circumstances. कौशी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ इम्पोज कर देता है ऑब्लिगेशंस पार्टीज पर, कुछ ऐसी स्पेशल सूरत हाल पैदा हो जाती हैं या कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से लॉ क्रिएट कर देता है पार्टीज के दरमियान लीगल ऑब्लिगेशंस. It is based upon the principle of equity that a person shall not be allowed to get benefit at the cost of another. इसका मतलब ये हुआ कि ये इस असूल की बिना पर कौशी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है या बनता है कि किसी एक शख्स का फायदा किसी दूसरे शख्स के नुकसान की वजह से ना हो. यानी किसी एक शख्स को जो बेनिफिट मिल रहा है उसके बेनिफिट की वजह किसी दूसरे शख्स का नुकसान ना हो. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि किसी को किसी की गोल्ड रिंग मिल जाती है. अब जो गोल्ड रिंग उठा रहा है रास्ते से या कहीं भी जहाँ खोई है वहाँ से उसने वो गोल्ड रिंग उठा ली, तो अब उसका तो बेनिफिट हो गया, और दूसरे का जिसकी गोल्ड रिंग गुमी है उसका लॉस हो रहा है. तो उसके लॉस पर इनका बेनिफिट नहीं होना चाहिए. इसी वजह से लॉ ने ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया कौशी कॉन्ट्रैक्ट कि अब वो बंदा जिसे कि वो गोल्ड रिंग मिली है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो गोल्ड रिंग उसके रियल ऑनर तक पहुंचाए. इन फैक्ट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. दर हकीकत ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट क्रिएट्स रिलेशंस सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट. पर जो लीगल रिलेशनशिप्स हैं इसमें उसी तरह से क्रिएट हो जाती हैं लॉ की तरफ से जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट. इसी कॉन्ट्रैक्ट को कौशी कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं जी. ए फाइंड्स लॉस्ट गुड्स ऑफ बी. ए फाइंड्स लॉस्ट गुड्स ऑफ बी. इट इज अ कौशी कॉन्ट्रैक्ट. ये एक कौशी कॉन्ट्रैक्ट है. ए इज बाउंड टू रिटर्न द गुड्स टू बी. ए जो है वो लॉ की तरफ से बाउंड हो गया बी को ये लॉस्ट गुड्स जो हैं जो कि ए को मिली हैं रिटर्न करने के लिए. यानी कि अब लॉ ने उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगा दी कि ए जो है वो बी को ढूंढे और उस तक ये लॉस्ट गुड्स जो हैं वो पहुंचाए. बी रियल ओनर है लॉस्ट गुड्स का. या इसकी हम ये एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि बी जो है ए के घर गए और बी अपना कुछ सामान ए के घर पर भूल गए और ए ने वो सामान यूज कर लिया. अब ए की ये जिम्मेदारी है कि बी को या तो उस सामान की पेमेंट अदा करें या फिर वही सामान बी को ला कर दें. ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के दरमियान ये कौशी कॉन्ट्रैक्ट है और इसे लॉ ने क्रिएट कर दिया. स्टूडेंट ये हमारी अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन जो कैटेगरी थी वो कंप्लीट हो गई. चलें अब नेक्स्ट जो है कैटेगरी उसे देखते हैं. जी दोस्तों, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेकंड कैटेगरी है हमारे पास अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस. और अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज इंटर कर रही हैं उनके जो जिम्मेदारियां हैं, जो प्रोमिसेस उन लोगों ने एक दूसरे से किए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, क्या वो प्रोमिसेस परफॉर्म हो गए, क्या उन्होंने अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दी. इसे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. इसमें सबसे पहला हमारे पास है एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें के पार्टीज अपनी अपनी लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर चुकी, अपने अपने प्रोमिसेस पूरे कर चुकी. यानी कि अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी परफॉर्मेंस हो चुकी है. कॉन्ट्रैक्ट में जो भी जिस पार्टी के जिम्मेदारियां थी वो अदा कर चुकी हैं. A contract is said to be executed when both the parties have completely performed their obligations. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूटेड जब समझा जाएगा या कहा जाएगा जबकि उसमें शामिल पार्टीज
मुकम्मल तौर पर अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर चुकी हूँ। इट मीन्स दैट नथिंग रिमेन्स टू बी बाय आइदर पार्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं अब उनके जिम्मे कोई जिम्मेदारी नहीं है अदा करने के लिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें के पार्टीज अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर चुकी हैं, अपने अपने प्रॉमिसेस को पूरा कर चुकी हैं, उसे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ए एग्रीज टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी। ए बी के लिए एक पिक्चर पेंट करने के लिए आमादा हो जाता है। ₹4 2000 रुपये में ए जो है वो बी को एक पिक्चर पेंट कर देगा। When A paints the picture and B pays the price, जब ए जो है वो पिक्चर को पेंट कर देगा और बी उसकी प्राइस 2000 रुपये ए को पे कर देगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एक्सिक्यूटेड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि ए के जिम्मे जो ऑब्लिगेशन है यानी कि उसे एक पिक्चर पेंट करके बी को देनी है और वो दे चुकेगा जब वो पिक्चर पेंट करके बी को, और बी के जिम्मे जो जिम्मेदारी है कि उसे 2000 रुपये उस पिक्चर की प्राइस ए को पे करनी है, जब वो 2000 रुपये पे कर देगा ए को, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा या समझा जाएगा। सेकंड, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अभी पार्टीज ने अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं किया, अभी अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया, जिस फरीक के जिम्मे जो जिम्मेदारी है उसने वो जिम्मेदारी अदा नहीं की। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें के अभी फराकीन ने पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं की, उसे एक्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। एन एक्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट समथिंग रिमेन्स टू बी डन। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में अभी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई, जिम्मेदारियां पार्टीज के जिम्मे अभी तक हैं कि उन्हें वो अदा करनी है। इन अदर वर्ड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एक्जीक्यूटरी व्हेन बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस। दूसरे अल्फाज में वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा जिसमें कि एक कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद पार्टीज अभी तक अपनी लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर पाई या अभी उन्हें अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करनी है, अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा करना है। एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ए एग्रीज टू टीच बी इन मई and B promised to pay ₹800 to A। ए ने बी को पढ़ाने का वादा किया या बी ए जो है आमादा हुआ बी को पढ़ाने के लिए मई के महीने में, कि वो मई महीने में बी को पढ़ाएगा, टीच करेगा, और बी ने प्रॉमिस किया कि वो ए को पढ़ाने के बदले फीस अदा करेगा 800 रुपये। इट इज़ एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है जब तक के ए पढ़ा ना दे और बी ए को 800 रुपये फीस अदा ना कर दे। बिकॉज दी प्रोमिसेस आर येट टू बी परफॉर्म्ड। अभी दोनों के ज़िम्मे जो लीगल ऑब्लिगेशन है उनको उन दोनों को परफॉर्म करना है। जो उन्होंने प्रोमिसेस एक दूसरे से किया है वो प्रोमिसेस अभी पूरे नहीं हुए, उन प्रोमिसेस को अभी पूरा करना है। तो ये अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस हमने दो काइंड स्टूडेंट्स देखी। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में स्टूडेंट्स नंबर 3 पर अकॉर्डिंग टू पार्टीज़ है। अकॉर्डिंग टू पार्टीज़ के लिहाज से हमारे पास दो कैटेगरी निकल कर सामने आती हैं। नंबर 1 यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कि एक पार्टी लीगल ऑब्लिगेशंस पे करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बाउंड होती है कॉन्ट्रैक्ट में, और दूसरी के लिए ये चॉइस होती है कि वो चाहे तो ख़ुद को कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड करे, चाहे तो ना करे।
लेकिन अगर दूसरी पार्टी अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर देती है तो पहली पार्टी जो कि बॉन्ड ऑलरेडी होती हैगी उसे तो अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस पे परफॉर्म करना ही होती हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक पार्टी तो कमिट करती है अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन दूसरी कमिट नहीं करती, उसके पास ये चॉइस होती है कि वो उसको परफॉर्म करे या ना करे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन पार्टी मेक्स अ कमिटमेंट, एक पार्टी ही कमिटमेंट करती है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में। यूनि के मायने होते हैं सिंगल, वन, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। In other words, it is a contract where only one party is bound but the other party choose to be bound by it। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी तो बॉन्ड होती है अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने के लिए, पर दूसरी पार्टी के पास ये चॉइस होती है कि चाहे तो वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड करे अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, चाहे तो ना करे। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, ए प्रॉमिसेस टू पे ₹1000। ए वादा करता है कि वो 1000 रुपये अदा करेगा टू एनीवन हु फाइंड्स हिज लॉस्ट बैग, जो कोई भी बैग तलाश करके लाके दे ए का खोया हुआ। यानी ए ये प्रॉमिस करता है कि वो 1000 रुपये देगा उस शख्स को जो भी ए का बैग जो कि खो गया है वो ला कर दे। अब ए ने जैसे ही ये प्रॉमिस किया, जैसे ही डिक्लेयर किया कि वो 1000 रुपये देगा, तो ए तो बॉन्ड हो गया, ए ने कमिटमेंट कर ली कि वो 1000 देगा। लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो अभी तक बॉन्ड नहीं हुई, क्योंकि उसकी चॉइस पर है कि वो इसे बैग लाकर देते हैं खोया हुआ या नहीं। अगर कोई बैग लाकर दे देता है, जैसे कि लिखा गया है, बी फाइंड्स बैग एंड रिटर्न टू ए। अब ए बॉन्ड है 1000 रुपये देने के बी को। इट इज़ आ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बी बॉन्ड नहीं था अपनी लीगल ऑब्लिगेशन पे करने के लिए। लेकिन जब के उसने लाकर बैग ढूंढ के तलाश करके लाकर दे दिया है ए को, तो ए बॉन्ड है उसे 1000 रुपये देने के लिए। नंबर 2, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें के दोनों ही पार्टीज़ बॉन्ड होती हैं अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने के लिए, अपने प्रोमिसेस को परफॉर्म करने के लिए। या ये भी कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि दोनों ही पार्टीज़ ने अभी तक अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं की। इसीलिए बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। बहुत सारी बुक्स में आपको बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक ही मिलेंगे। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ पार्टीज आर बॉन्ड बाय इट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें के दोनों ही पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में बॉन्ड होती हैं। एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, इन अदर वर्ड्स it is a contract in which both the parties have yet to perform their obligations। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो दोनों ही पार्टीज़ अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए बॉन्ड हो जाती हैं। और दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि अभी तक दोनों ही पार्टीज़ ने अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं किया है। अपनी जो भी प्रोमिसेस दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे से की हुई हैं, वो दोनों ही प्रोमिसेस अभी तक पूरे नहीं किए गए। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। ए प्रोमिसेस टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹5 लाख। ए ने बी से प्रॉमिस किया अपने कार को सेल करने का 5 लाख रुपीज़ में। बी हैज़ टू यट पेड दी प्राइस। बी ने अभी प्राइस अदा करनी है 5 लाख की, अभी तक अदा नहीं की। एंड ए हैज़ नॉट यट डिलीवर्ड दी कार, और ए ने अभी तक कार की डिलीवरी बी को नहीं दी। यानी दोनों ने ही अभी तक अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं की।
ना ही बी ने 5 लाख रुपीस ए को पे किए हैं, ना ही ए ने कार की डिलीवरी बी को दी है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइप है वो अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी या अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।